वेलकम बैक। सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और सेनेट इलेक्शन एक ऐसा ओकेजन, एक ऐसा मौका है जिसके करीब आते ही ऑपोजिशन इत्तेहाद फिर मुतहरिक है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हैदराबाद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर जी भर कर लफ्जी गोलाबारी की और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, ना अहल को घर भेजने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हुक्मरान चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए और 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना होंगे और बिल्कुल पिंडी और इस्लामाबाद की तरफ एक समुंदर रवां दवा होगा जो हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। ये फजलुर रहमान साहब कह रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नया पाकिस्तान महंगाई का पाकिस्तान निकला है। आज मुल्क में किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों का मुआशी कत्ल हो रहा है। मार्च में मार्च होगा और हम सब मिलकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और सब अपने अपने इलाके से निकलेंगे। यानी कि लॉन्ग मार्च के ऊपर इन सारों की जो है ना मुत्तफिका एक चीज़ सामने आ गई है। अब सेनेट इलेक्शन जब होगा उसके बाद पता लगेगा कि कितने मुत्तफिक रहते हैं। सारों तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे 11 पार्टियां। हाँ, लेकिन इनमें जो इत्तेहाद है ना वो वक्ती होता है। मतलब किसी इशू के ऊपर इत्तेहाद हो जाता है एंड देन वो कहते हैं कि हमारे इशू टू इशू हमारी तो जो है ना अलायंस है। आप ग्रुप में 3-4 दोस्त हो ना, तो उनको आपने कहना हो कि हमसे जरा मिलो एक जगह पे, आप एक जगह डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ये सारों 11 लोग हैं, इनको कैसे मनाएंगे? इशू टू इशू ये जो इनका इत्तेहाद है वो देखना ये है कि किस इशू पे ये रहेगा बाकी और किस इशू पे ये जो है ख़राब हो जाएगा। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार बाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फरमाइएगा, क्या PDM के लॉन्ग मार्च के ऐलान से आपको इस तहरीक में दोबारा जान पड़ती दिखाई दे रही है या इस बार पहले की तरह दोबारा ये जो अपोजिशन तहरीक है ये फिर ख़त्म हो जाएगी, ठूस हो जाएगी? देखिए, कहना कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी 26 मार्च को बड़ा वक्त पड़ा है। लॉन्ग मार्च होता है, नहीं होता है तो कैसा रहता है। आप एक महीने पहले उसका ये तज्ज़िया तो नहीं कर सकते कि लॉन्ग मार्च में जान पड़ सकती है। लॉन्ग मार्च होगा तो ज़रूर थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी उनके जो भी वर्कर्स हैं, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल रही है वो ख़ासी मायूस कुन रही है PDM की। अभी हैदराबाद में भी उनका जलसा हुआ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। जलसे तो उनके हुए हैं, जलसे अब उसमें तादाद बहुत थी नहीं थी, इसमें दो राय पाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर तो होते हैं। जलसे में मोबिलाइज़ करते हैं आप, लेकिन चूँकि जो टारगेट्स उन्होंने रखे थे उन टारगेट्स पे अब तक वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सके। इसलिए इस वक्त तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि लॉन्ग मार्च जो है वो उसमें जान पड़ेगी नहीं पड़ेगी। लॉन्ग मार्च होगा अगर लॉन्ग मार्च वाकई 26 मार्च को होता है जिस तरह उन्होंने फैसला किया है, तो उसमें देखना होगा कि एक तो ये कि कितनी तादाद में लोग आते हैं, फिर ये कि उनका जोश और वलवला कितना होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी लॉन्ग मार्च में बहुत अहम होते हैं। एक ये कि उनकी तादाद कितनी होती है, दूसरे ये कि उनके अंदर जोश और वलवला कैसा होता है। तो अगर वो हुआ तो एक PDM में यकीनन एक जान पड़ सकती है, लेकिन इस वक्त तज्जिया करना है जब 1-1.5 महीना भी है तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, महंगाई और गवर्नेंस के हवाले से शिकायत के बावजूद ऑपोजिशन के जलसों में आवाम की भरपूर शिरकत नज़र नहीं आ रही होती है कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम वहाँ पर मौजूद हो। क्या आवाम हुकूमत से तो नाखुश हैं लेकिन ऑपोजिशन पर यकीन करने को तैयार नहीं है? देखिए, लोग कंफ्यूज हैं। गवर्नमेंट से अब तक वो मायूस भी हैं, लेकिन उन्हें ऑपोजिशन की शक्ल में कोई बहुत ज़्यादा होप भी नज़र नहीं आ रही। तो जिस तरह की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और फिर ये कि जो स्ट्रेटजी ऑपोजिशन की रही है वो भी बहुत नाक़िस रही है। जिस तरह मोबिलाइज़ करना चाहिए उस तरह वो मोबिलाइज़ नहीं कर सके लोगों को। जो टाइमिंग थी वो भी इस लिहाज से दुरुस्त नहीं थी कि एक तो मौसम भी जो है ज़ाहिर है सर्दी काफ़ी थी, फिर कोविड वाली सिचुएशन है, एक खौफ भी है लोगों में। तो वो सारी चीज़ें अगर हम मिक्स कर लें, और फिर ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की मादी में 2-3 गवर्नमेंट्स रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट रह चुकी हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन का फैक्टर ज़्यादा था। लोगों को कोई बहुत ज़्यादा पिछली जो पार्टियां हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी असल मायूसी ये है कि ये गवर्नमेंट भी वो डिलीवर नहीं कर पा रही, और जिसकी वजह से महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट्स फिगर्स देने से मसला हल नहीं होगा गवर्नमेंट का, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि महंगाई लोगों की पहुंच से, जितनी कीमतें जो हैं रोज़मर्रा की अशिया की, वो लोगों की रीच से बाहर होती जा रही हैं। फिर बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा,
और अभी तो जब गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर लोड शेडिंग का एक नया अजाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर मिक्स करें तो लोग गवर्नमेंट से काफ़ी मायूस हैं, देख रहे हैं कि वो किस तरफ जाएं। तो एक कन्फ्यूजन है लोग, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें नहीं नज़र आई जलसों में। लेकिन मजहबाज साहब, ये नैरेटिव जो है ये ऑपोजिशन की तकारीर में नज़र नहीं आता, कम दिखाई देता है। आपके ख्याल में अवाम की उमंगों की तर्जुमानी जो है वो किस तरह से ऑपोजिशन की तहरीक को एक नया रुख या नया जाविया दे सकती है? क्या अभी भी ऑपोजिशन का धांधली और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो अवाम में मकबूल है, या वो चाहते हैं कि उनकी महंगाई, उनके मसाइल की बात जो है वो की जाए, बैड गवर्नेंस की बात की जाए, और ये उन्हें नहीं नज़र आता जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन का साथ देने से भी गुरेज आए? नहीं, ये तो अपोजिशन की जमातें खुद जाने, लेकिन ये कि सबसे अहम बात ये कि अपोजिशन को एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए। हुकूमत के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले वो अपने एक दूसरे के ऊपर एतमाद करें। नवाज़ शरीफ साहब को ज़रदारी पे एतमाद होना चाहिए, ज़रदारी साहब को नवाज़ शरीफ पे होना चाहिए, बिलावल को मरियम पे होना चाहिए, मरियम को बिलावल पे होना चाहिए। इन सब का आपस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। जब तक इनके अंदर बाहमी इत्तेहाद नज़र नहीं आएगा तो आप हुकूमत को टॉपल करने का कैसे सोच सकते हैं या हुकूमत को पर दबाव कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि हमें उनकी स्ट्रैटेजी में ये फ्लॉ नज़र आया, उनके बयानिए में ये फ्लॉ नज़र आया। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है बाद में। और फिर ये कि बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को वो क्यों हटाना चाहते हैं? आप दबाव डालें, गवर्नमेंट को बेहतर करने, गवर्नमेंट पे जो उनकी नाक़िस कारकर्दगी है उसको एक्सपोज करें, लेकिन क्यों गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने चाहिए? मेरे ख्याल में तो उन्हें मौका देना चाहिए पूरे 5 साल। अब्बास साहब, जब भी ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन बिल्कुल तितर बितर हो गई है तो हुकूमत अपोजिशन को सियासत के लिए कोई ना कोई नया इशू दे देती है। अपोजिशन के एहतजाज से निमटने के लिए क्या हुकूमत की हिकमत अमली आप ठीक समझते हैं या कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत है इसके अंदर? क्योंकि हुकूमत कोशिश कर रही होती है कि मामला किसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर ही सेटल हो जाए। नहीं, मैं किसी ना हुकूमत को मैं मशवरा देने, मैं एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये काम नहीं है कि मैं हुकूमत को भी मशवरा दूं और अपोजिशन को भी मशवरा दूं। गवर्नमेंट अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करेगी, अच्छी लेजिस्लेशन करेगी, जो है बेरोज़गारी में कमी करेगी, माशी सूरत हाल बेहतर होगी, रिफॉर्म्स करेंगे तो उनको अगले इलेक्शन में फ़ायदा होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप परफॉर्म करते हैं तो लोग आपको दोबारा मुंतखब करते हैं, आप परफॉर्म नहीं करते तो लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। जी, तो आपके ख्याल में सेनेट इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का बेहतरीन तरीका ओपन बैलेट नहीं है क्या? और क्यों इख्तलाफ जो है वो सामने आ रहा है इस वक्त अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से? अब तो 2018 की मुबैना वीडियो भी सामने आ गई है जिसमें एक शख्स मुबैना तौर पे MPS के लिए रकम वसूल कर रहा है। हमारी सियासत का ये रुख जो है, ये चेहरा कैसे तब्दील किया जा सकता है? देखिए, तरीक़ा तो सिर्फ ओपन बैलेट करें, आप सीक्रेट बैलेट करें, ये तय करना होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कहाँ से होती है? हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होती है जब आप कोई एक पार्टी लीडर नॉमिनेट करता है किसी को, और हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि सेनेट की सीट के लिए कितना पैसा चलता है, यानी सिर्फ टिकट लेने के लिए, सेनेट का टिकट लेने के लिए पैसा चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी में उस तरीके से जमहूरी रवायात नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और उसके साथ कहते हैं उसके साथ 1 लाख रुपए अटैच करके दे। जाहिर है हर पार्टी का अपना अपना वो होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? पार्टी क्यों एप्लीकेशन इनवाइट करती है? पार्टी खुद फैसला करे कि पार्टी के अंदर कौन से लोग इस काबिल हैं कि जिन्हें टिकट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं अपने आप को जिस दिन ऑफ़र करता हूँ किसी ओहदे के लिए, मेरा ख्याल है वहीं सबसे ज़्यादा कमज़ोरी है। लिहाजा पहले तो अगर वाकई आपने इन चीज़ों को रोकना है तो वहाँ से इब्तिदा होनी चाहिए कि पार्टियाँ दरख्वास्तें वसूल ना किया करें, पार्टियाँ फैसले किया करें। वो देखते हैं उनकी पार्टी में कौन एक्टिव है, कौन नहीं है, कौन इस काबिल है, कौन नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि मैं आपको एप्लीकेशन दूँ, साथ में एक ड्राफ्ट दूँ, तो वहीं से मामला गड़बड़ शुरू होती है। दूसरा मरहला होता है जब आप MPs और MNAs के थ्रू सेनेटर को मुंतखब करते हैं जी। वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ओपन बैलेट होना चाहिए। लेकिन ओपन बैलेट के से मुराद क्या है? हम जो इस वक्त डिबेट है वो यही है कि एक साइड ये कह रही है, जिस तरह रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि जी चेयरमैन वो सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने ये सारी रिकमेंडेशन दी हैं कि किस तरीके से मुतनासिब नुमाइंदगी को बरकरार रखना चाहिए। ओपन बैलेट की उसने भी हिमायत की है सेनेट कमेटी ऑफ द होल ने, और यूनानिमसली की है।
लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मूव किया, उन्होंने अपना केस खुद कमज़ोर कर लिया और इस चीज़ को बजाय, उन्हें पता था उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए था और इंगेज आज नहीं करना चाहिए था। इमरान खान 2007 के डसे हुए हैं जब 20 MPs उनके बगावत कर गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे और उन्होंने सही किया था कि उनको निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद 2018 से आज 2021 हो गया है, तो इस दौरान अपोजिशन को साथ मिला के एक इस हवाले से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते, ठीक है, वो नहीं की गई। फिर चेयरमैन सेनेट वाला जब वाक़या हुआ तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी हो गई, ये बिके वो बिके। लेकिन ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला ये चाहता हर शख्स यही है कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन शायद सियासी जमातें उस तरह से नहीं चाह रही। बिल्कुल सही। और जब इस मामले पे एक यूनानिमस डिसीजन जो है वो होगा तो ये साबित होगा कि तमाम सियासी जमातें जो है वो इस मसले को ख़त्म करने में मुखलिस हैं, ना कि अपने अपने मुफाद के मुताबिक। मार्च में मार्च होगा, होगा तो सही। अच्छा नहीं, ठीक है, होगा तो सही। अब तो फेस सेविंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना कि वो कुछ ना कुछ तो करे। अब वो कुछ ना कुछ कितना होता है वो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और आपको एक और अहम, बल्कि खबर नहीं, खुश खबरी देंगे कि पाकिस्तान भी साइंस टेक्नोलॉजी की शाहराह पे चल पड़ा है। मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने लगा। वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इकनॉमिक जोन ने स्मार्टफोन्स की पैदावार शुरू कर दी और ये खुशखबरी सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने अपने ट्वीट में दी है। उन्होंने ट्विटर पर जारी तस्वीर के साथ लिखा है कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स अब एक हकीकत बन चुके हैं। वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इक्तिसादी जोन ने स्मार्टफोन प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया है और जल्दी दीगर गैर मुल्की कंपनीज भी इस काम का आगाज़ कर देंगी। उन्होंने मजीद लिखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सरपरस्ती में मोबाइल फ़ोन्स बनाने की पॉलिसी के नफाज के बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। और मेड इन पाकिस्तान लिखा जाएगा इसके ऊपर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में जो मोबाइल बनाया गया है ये फ़ोन Vivo Y20 है जो 4GB रैम और 64GB इंटरनेशनल मेमोरी के साथ साथ 5000 mAh बैटरी जैसे अहम फीचर्स रखता है। और जिनको मोबाइल के फीचर्स का पता है उन्हें पता है कि ये फीचर्स अहम हैं। अच्छा, बैटरी बहुत ज़्यादा है, बैटरी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और अगर ये इतनी इसकी चार्जेबिलिटी और इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी हो तो क्या बात है। मैं और फरा जो मोबाइल यूज़ करते हैं ना, हम बैटरी के बहुत ज़्यादा जो हैं डसे हुए हैं कि बैटरी उसकी जो है ना बड़ी जल्दी हो जाती है, हम बताते नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में बन रहा है ये इतनी बड़ी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ीद जो हैं अच्छे और बेहतरीन मोबाइल। इससे कितने लोगों को रोज़गार मिला है, इससे कितने इस जोन में, इस फील्ड में कितनी प्रोग्रेस जो है वो होगी, इस हवाले से बात करते हैं हम। फेस के CEO फेडमिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर सलीमी साहब, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, वज़ीर सनअत असलम इकबाल साहब का कहना है कि वीवो मोबाइल्स फैसलाबाद इक्तिसादी जोन ने स्मार्टफोन्स प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास तो प्लीज़ आगाह कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच 92 चैनल कि उन्होंने आज हमें लिया इसके ऊपर कि हम कौम के साथ ये खुशखबरी शेयर कर सकें कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जो चाइनीज़ ब्रांड है बेसिकली वीवो, उन्होंने यहाँ पे अपनी असेंबलिंग प्लांट स्टार्ट कर दिया है और ये कोई 2.5 महीने के अंदर ये इन्होंने अपना प्लांट स्टार्ट किया है। $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में की है और इनिशियली इन्होंने कोई 125 लोकल पाकिस्तानी जो हमारे यूथ थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं जी। और हमें उम्मीद है कि उनको फॉलो करते हुए बाकी जो उनसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वी आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर कंपनीज, वो भी यहाँ पे अपने स्मार्टफोन के प्लांट्स लगाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है। आमिर सलीमी साहब, हम समझें कि अब पाकिस्तान में फ़ोन कुछ जो है सस्ते होना शुरू हो जाएंगे, कुछ कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तानियों को इस मद में भी फ़ायदा होगा। जी, अब पिछले साल फेडरल कैबिनेट ने फर्स्ट एवर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो पॉलिसी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग पॉलिसी जो सी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके नतीजे में बहुत सारी इसने मार्केट को ओपन कर लिया हमारे स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर। और इस होगा ये बाय द एंड ऑफ द डे इसमें लोकलाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ द लोकल जो पार्ट्स होंगे स्पेयर पार्ट्स की वो होगा। तो इसके साथ जो अलाइन इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे फले फूलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी एक अहम अब फील्ड है। ये जैसे इस कंपनी ने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया, तो बताइएगा कितना फिजिबल है पाकिस्तान में अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स का आना और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है उनका यहाँ पे इंडिजिनस लोकली यहाँ पे तैयार होना।
और दूसरा इससे कितनी मदद मिलेगी, इस तरह की चीज़ों को जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लाइजॉन की बात की जाती है, ये तमाम मामला में भी बेहतरी लाने की तरफ कुछ गौर किया जा रहा है? जी हाँ, हमें अपने जो लैंडस्केप है जी, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, उसको हमें चेंज करने की इस वक्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट का जो उनसे एम्फोसिस है हमारे बेसिकली, तो हम सिर्फ टेक्सटाइल और अपनी रजाइश के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पहले फोकस रहा। ये फर्स्ट गवर्नमेंट आई है जिसने अभी फोकस किया है हाईटेक इंडस्ट्री को। तो हाईटेक इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। हमारे मार्केट साइज भी इंक्रीज हो रहा है और वी आर गेटवे टू द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ एंड असेंबल्ड इन पाकिस्तान की स्टैम्प के साथ आप सारी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट्स भी कर सकेंगे। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर द हाईटेक इंडस्ट्री जी। बिल्कुल ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 3 करोड़ से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स फरोख्त हो रहे हैं। मुल्क में मकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से हर साल अरबों डॉलर का जो ज़र मुबादला है मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर ही खर्च हो रहा था। मकामी सतह पर जब ये मामला शुरू हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़र मुबादला हमारा बच सकेगा, हम कितने डॉलर्स बचा सकेंगे, पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इस वक्त तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर सूरत के ऊपर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करें। और इस एक मोबाइल कंपनी के आने से आप ये देखिए, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर किया था। एक सिरेमिक का यूनिट हमने हमारे इकोनॉमिक जोन M3 इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद में लगा और उसने कोई 14.4% हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, जो हमारी सिरेमिक मार्केट के अंदर से। इसी तरीके से जब ये बाकी जितने भी हैं हाईटेक इंडस्ट्री है या जितनी भी इंपोर्ट हम करते थे बाकी दुनिया से, जब ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगनी शुरू होगी तो हमारे इंपोर्ट्स बिल्स जो हैं वो सब्सटेंशियली रिड्यूस होंगे। एंड क्रेडिट गोज टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि उन्होंने इन पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया जी। बिल्कुल सही। इंसेंटिव्स का भी बताइएगा, इकोनॉमिक जोन में, फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में मजीद क्या ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को जिसके साथ हमारा इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन जिसकी बात की जाती है वो कामयाबी उसमें हो सके? देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जितनी भी इंडस्ट्री लगती है इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, उनको तक 10 साल का कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे उनको अवेलेबल है और वो अपना प्लांट और मशीनरी जो सा है वो ड्यूटी पे किए बगैर पाकिस्तान में के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे इन SEZs के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े इंसेंटिव्स हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए हैं और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अमल है वो बड़ा स्पीड अप हो चुका है जी पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। हम ये भी सुन रहे थे कि नौकरियां जो हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पर, हमें अब फैसलाबाद के अंदर मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, खुसूसी तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। इस हवाले से हमें बता दीजिएगा, क्या मज़दूर अब खुश हैं वहाँ पर वाफिर मकदार में रोज़गार मौजूद है, लोग कम पड़ गए हैं? बिल्कुल सही है। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, फैसलाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ कि कोविड के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, स्पेशली फैसलाबाद के अंदर। और आज से थोड़ी देर अरसा पहले ये हालत थी कि जो लेबर थी वो सड़कों के ऊपर थी और आज ये हालत है कि तमाम इंडस्ट्री जो सी अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं और लेबर जो सी स्किल्ड लेबर जो सी है वो यहाँ पे थोड़ी सी उसकी जो दस्तयाबी है वो मुश्किल हो रही है जी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। आमिर सलीमी साहब हमारे साथ थे सीएम, और ये गुड न्यूज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि अगर एक स्मार्टफोन जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर जो है वो होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि हम उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी और चीज़ें भी यहाँ पर आएंगी। हमने देखा पिछले दिनों ये जो हुवावे एंड 5G का जो एक टसल चली थी अमेरिका के साथ कि ये सिर्फ एक इंडस्ट्री या एक कंपनी नहीं होती, बिल्कुल एक्चुअली ये इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि किसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अब आप देखें ना कि हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वो अब बाहर नहीं जा रहे होंगे और यहाँ पर उनके लिए इंडस्ट्री लग रही होगी और यहाँ पर जाके पहले तो वो स्टूडेंट होते हुए इंटर्नशिप कर सकेंगे, उनको जाके एक्सपीरियंस मिल सकेगा और रोजगार मुहैया हो सकेगा। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। Super 7